काउंट क्या होता है उसको समझते हैं पहले। जैसे सबसे बेस्ट एग्जांपल जो आपका स्केल वाला हो सकता है, 0 से लेकर 15 सेंटीमीटर की जो स्केल होती है ना, ये लीजिए पूरा स्केल ही बनाते हैं। तो हमें पता है 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं, 4 5। चलिए 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं, 10 होते हैं, 10 मिलीमीटर है ना। एक्चुअल में जो स्केल होती है इसका लीस्ट काउंट क्या है, इसका लीस्ट काउंट है 1 mm या 0.1 सेंटीमीटर, दोनों सही है। 0.1 सेंटीमीटर भी सही है, 1 मिलीमीटर भी सही है, क्योंकि ये 1 सेंटीमीटर में आप देखते हैं छोटी छोटी कितनी लाइंस होती है, 10। वो 10 लाइंस एक्चुअल में किसको रिप्रेजेंट करती है, 10 मिलीमीटर। अगर कोई ऐसी चीज है जिसका डायमेंशन जिसका साइज 1 मिलीमीटर से छोटा है, समझ रहे बात को, 1 मिलीमीटर से भी है ना छोटा है, और इस स्केल से आपको उसकी लेंथ मेजर करनी है, तो गड़बड़ होगी। या किसी मेटल के वायर की लेंथ किसी साइंटिस्ट ने मेजर की, कितनी, 11.231 सेंटीमीटर। अब बात को समझिए कितना फाइन मेजरमेंट है। 11 सेंटीमीटर कंप्लीट है, ठीक है, कितने, 5 6 7 8 9 10 11 फिर 12 13 और ये 14, तो 11 सेंटीमीटर कंप्लीट है। उसके बाद अगर 11.2 होता तो ये स्केल काम करती, बात समझ रहे, 11.2 सेंटीमीटर होता तो ये स्केल काम करती, क्योंकि 10 लाइंस होती हैं यहाँ पर। बट उसके बाद फाइन वैल्यू है 2 3। अब इसका क्या करें, है ना, डेसिमल के प्लेस के बाद 2 प्लेसेस तक है, तो उसका क्या करें। तो अगर इस स्केल को यूज लेकर उस वायर की लेंथ पता करनी है जिसकी एक्चुअल लेंथ 11.23 है, तो ये स्केल क्या करेगी, एररफुल मेजरमेंट करेगी। ये स्केल हमें कितना बता देगी, राउंडिंग ऑफ करके इतना बता देगी ये स्केल। 11. हो गई एरर। और एक और बात सुनिए, अगर आप अपनी स्केल को ध्यान से देखें तो कुछ स्केल्स ऐसी आती है जिसमें फर्स्ट 2 सेंटीमीटर जो होता है ना, उसमें 20 लाइंस होती है। अगर आपने देखी हो फर्स्ट 2 सेंटीमीटर या फर्स्ट 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर के अंदर 20 सेक्शंस होते हैं, 20 सेक्शंस होते हैं। इसका मतलब वहां पर लीस्ट काउंट और छोटा है, 0.05 मिलीमीटर। 1 मिलीमीटर का हाफ कितना होगा, 1 मिलीमीटर का हाफ कितना होगा, 0.5 मिलीमीटर। वो सेंटीमीटर में लिख दिया मैंने, 1 मिलीमीटर का हाफ होगा 0.5 मिलीमीटर। तो अगर 1 सेंटीमीटर को इक्वल 20 पार्ट में डिवाइड कर दें, 1 सेंटीमीटर को इक्वल 20 पार्ट्स में डिवाइड कर दें, तो हर पार्ट की लेंथ कितनी हो जाएगी, 0.5 mm, 0.5 mm। और टोटल पार्ट कितने बोल रहा हूँ मैं, 20 हो जाएगा ना, 10 मिलीमीटर। 10 मिलीमीटर मतलब 1 सेंटीमीटर। तो अगर कोई स्केल ऐसी है जिसमें 1 सेंटीमीटर को इक्वल 20 पार्ट में डिवाइड किया है, तो उसका लीस्ट काउंट और छोटा है, और लीस्ट काउंट जितना छोटा हो वो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट उतना अच्छा होता है, वो एरर उतनी कम करता है। अगर किसी वायर की लेंथ इतनी होती, देख रहे 11.25, 11.25, तो वो जो वो जो स्केल है जिसमें 1 सेंटीमीटर को 20 टाइम डिवाइड किया हुआ है, वो उसको सही मेजर कर लेती। यस सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर। और अगर मैं इसको मिलीमीटर में लिखूं तो क्या लिखना पड़ेगा, 112.5 मिलीमीटर। बताइए सही है क्या, 11.25 सेंटीमीटर मतलब 112.5 मिलीमीटर। अगर किसी स्केल का लीस्ट काउंट 0.5 मिलीमीटर है, 0.5 मिलीमीटर है, तो वो इस लेंथ को सही नाप ले। और अगर किसी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, स्केल में तो नहीं होता, अगर किसी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट 0.1 मिलीमीटर है, तो वो और अच्छा है ना। पहले मैंने कहा 1 मिलीमीटर इन जनरल होता है, फिर मैंने कहा 0.5 मिलीमीटर, अब मैं कह रहा हूँ 0.1 मिलीमीटर, तो वो और ज्यादा अच्छी स्केल होगी, बहुत माइन्यूट मेजरमेंट कर पाएगी।
तो अब लीस्ट काउंट एरर क्या होती है? अगर कोई मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट जिसका लीस्ट काउंट छोटा नहीं है, बड़ा मतलब लीस्ट काउंट कम नहीं है, लीस्ट काउंट ज्यादा है, तो ऐसे इंस्ट्रूमेंट क्या करते हैं, कुछ एरर छोड़ देते हैं, कुछ एरर छोड़ देते हैं। ठीक है, डेफिनेशन लिखते हैं फटाफट। ठीक, those errors which occurs due to those errors which occurs due to those errors which occurs due to least count of due to least count of the measuring instrument due to the least count of due to least count of the measuring instrument is called least count error, is called least count error. Yes, sir. इसमें एक एग्जांपल से बात को आपको समझाते हैं, एग्जांपल से बात को समझाते हैं। okay? तो एरर, लीस्ट काउंट एरर की डेफिनेशन लिखी, फटाफट एग्जांपल से बात को समझते हैं। पहले समझ लो हम लिखने क्या वाले हैं। हम इसमें कहेंगे अगर हमें 11.23 सेंटीमीटर है ना, इस लेंथ को मेजर करना है, किससे? एक स्केल से जिसका लीस्ट काउंट कितना है 1 mm, मतलब 0.1 सेंटीमीटर। देखो पहले तो ये बताओ सही है ना, 1 mm 0.1 सेंटीमीटर। तो एक ऐसी लेंथ को मेजर करना है जिसकी एक्चुअल वैल्यू है 11.23 सेंटीमीटर, और जिस स्केल को यूज लेकर मेजरमेंट करना है उस स्केल का लीस्ट काउंट 1 mm है, मतलब उस स्केल में 1 सेंटीमीटर के एग्जैक्टली 10 पार्ट ही हैं, इसका मतलब ये है। ठीक है, तो लिखिए एग्जांपल में, in an experiment of measuring a length, in an experiment of measuring the length L equal to 11.23 centimeter, in an experiment to measuring the length L equal to 11.23 centimeter, if so L is 11.23 centimeter, L equal to 11.23 centimeter, if we use a scale with least count, scale with least count, with least count, one mm equal to 0.1 centimeter, 1 mm equal to 0.1 centimeter, then हाँ, तो आप समझें ये जो ऊपर वाली लेंथ है ना, ये है 11.23। तो जिस स्केल को हम यूज ले रहे हैं, जिसका लीस्ट काउंट मैंने आपको बताया, वो स्केल कहाँ तक करेक्ट मेजरमेंट करेगी? 11 का सही मेजरमेंट कर लेगी, पॉइंट के बाद 2 का मेजरमेंट भी कर लेगी, करेक्ट? यस सर। बट ये जो और आगे वैल्यू है 3, मतलब मिलीमीटर में जो जा रही है पॉइंट में, उसका मेजरमेंट वो स्केल सही नहीं करता। ये आपको बस ये लग जाएगा कि 11.2 से थोड़ा सा ज्यादा है, 11.2 से थोड़ा सा ज्यादा है, बट वो थोड़ा सा कितना ज्यादा है आपकी स्केल नहीं बता पाएगी। जब नहीं बता पाएगी तो क्या हो जाएगी? मेजरमेंट में एरर हो जाएगी। आइडिया लगा पाएंगे बस हम, एक्यूरेट नहीं बता पाएंगे।
चलिए, तो आपने क्या लिखा मुझे बताइए लास्ट में? 0.5 0.1 सेंटीमीटर, क्या लिखा बस यहाँ तक? then हाँ, then some error occurs in the measurement of length. Then some error occurs in the measurement of the length. तो लेंथ की जो सबसे लास्ट वैल्यू है वो लीस्ट काउंट से भी छोटी है। मेन बात ये हो गई इस टॉपिक की, है ना। लेंथ की वैल्यू में यहाँ जैसे इंटीजर में आ रहा है 11 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत नहीं है। 0.2 सेंटीमीटर मतलब 2 मिलीमीटर, कोई दिक्कत नहीं है। बट ये जो 3 है ये जा रहा है डेसिमल के बाद सेकंड प्लेस पर, और ये वैल्यू जो है ये लीस्ट काउंट से भी छोटी है। तो किसी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के लीस्ट काउंट से छोटी वैल्यू को वो मेजर ही नहीं कर सकता। तो लीस्ट काउंट क्या होता है? वो स्मॉलेस्ट अमाउंट, वो स्मॉलेस्ट वैल्यू जिसको मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट मेजर कर सकता है। तो हमारे पास जो स्केल है वो 1 मिलीमीटर मतलब 0.1 सेंटीमीटर से छोटी लेंथ को सही से मेजर नहीं कर सकती। इसलिए इस 3 का मेजरमेंट सही से नहीं होगा, एररफुल होगा। ठीक है, तो लीस्ट काउंट एरर की कुछ फीलिंग आपको इस एग्जांपल से मिल जाएगी, है ना। और एक बात बता दी, किसी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट जितना छोटा हो वो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट उतना, है ना, वो उतना अच्छा कहा जाएगा, है ना, उतना बेटर होगा। चलिए, तो लीस्ट काउंट एरर को हमने डिस्कस कर लिया। आप लोग अभी तो स्कूल ऑन नहीं है, जब स्कूल ऑन हो जाएगी तब आपके वर्नियर कैलिपर्स, स्क्रू गॉल्स ये सब पढ़ेंगे। उसमें 0.001 सेंटीमीटर इतनी फाइन वैल्यू को भी मेजर कर सकते हैं। मतलब सेंटीमीटर के 100 पार्ट को भी मेजर कर लेते हैं, सॉरी सेंटीमीटर के 1/1000 पार्ट को भी मेजर कर लेते हैं स्पैरोमीटर से, स्क्रू गॉज से। जिससे हेयर होता है, हेयर की रेडियस तक बता देते हैं हम स्क्रू गॉज को। छोटी-छोटी ऑफलाइन क्लास कब तक, अपनी क्लास ऑफलाइन कब चालू होगी सर? देखो वेट ही कर रहे हैं हम तो। कुछ बोल रहे थे 5 सितंबर, कुछ बोल रहे हैं 15 सितंबर, कुछ तो बोल रहे हैं कि दिवाली तक की बातें कर रहे हैं, है ना। तो नो सर 7 सितंबर तक का आया अभी तो। हाँ, 5 सितंबर की बात का कुछ मैंने ज्यादा स्कूल्स भी फिर उसी ड्यूरेशन से रीओपन होगी क्या? नहीं, 11-12 स्टार्ट करेंगे और जैसे 6 आवर्स का ड्यूरेशन होता है तो उसको हाफ कर देंगे, 3 आवर्स। सर मैं ब्यावर में नहीं हूँ क्योंकि अभी मेरी स्कूलिंग ब्यावर के बाहर है। वो देखते हैं, वो तो कब क्या होगा, है ना, कब क्या होगा, वेट एंड वॉच। और जल्दी होना चाहिए सितंबर में मे बी। हाँ, तो अब नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं। मुझे बताइए सिग्निफिकेंट फिगर के बारे में कुछ पढ़ा है केमिस्ट्री में? अगर यस सर, यस सर, कुछ सिग्निफिकेंट फिगर अपनी केमिस्ट्री में पढ़ा है, एज इट इज टॉपिक फिजिक्स में भी है, एज इट इज टॉपिक फिजिक्स में भी। आपको पता है कुछ रूल्स होते हैं, तो मैं थोड़ा सा रिवाइज करवाऊंगा आपको जरूर। कुछ बच्चे हो सकता है उन्होंने नहीं पढ़ा हो, और मैं व्हाट्सएप ग्रुप में कुछ रूल्स सेंड भी करूंगा, जो मैं यहाँ समझाऊंगा वो सेंड भी करूंगा। तो आप चाहे तो नोट्स भी बना सकते हैं, जिनके पास ऑलरेडी बने हुए हैं तो वो उनको यूज ले सकते हैं। तो हम हमारा टाइम थोड़ा सा सेव करना चाहते हैं। ठीक है, सिग्निफिकेंट फिगर्स होते क्या हैं? तो एक्चुअल में वही एग्जांपल मैं लेता हूँ। लाइक कोई लेंथ है 11.23 सेंटीमीटर, तो इसमें 1, 1, 2 ये जो फर्स्ट 3 डिजिट्स हैं, 1, 1 और डेसिमल के बाद 2, इनको बोलते हैं रिलायबल डिजिट्स। ये बिल्कुल एक्यूरेट होंगे, इनमें कोई गड़बड़ नहीं होगी। बट जो सबसे लास्ट वाला डिजिट होता है ना, उसमें एक्यूरेसी नहीं होती, वो अनसर्टन होता है, उसमें वेरिएशन हो सकता है, वो कम भी हो सकता है, वो थोड़ा ज्यादा भी हो सकता है। बट उससे पहले वाले जो डिजिट है 100% वो सही है। आप समझ गए होंगे, स्केल से आप लेंथ मेजर कर रहे हैं तो 11 आपने देख लिया अपनी आंखों से, 11 दिख गया। उसके बाद 2 लाइनें क्रॉस कर चुकी है लेंथ, तो आपको ये पता लग गया। बट अब 2 और 3 के बीच में आ रहा है कुछ, समझ गए, तो ये अनसर्टन डिजिट होता है। तो कोई भी मेजरमेंट होता है तो उसमें एक डिजिट होती है जिससे वॉल्यूम आपको कह दें 2351 मीटर क्यूब। मीटर क्यूब में ही होता है ना वॉल्यूम,
2341 मीटर क्यूब, है ना। तो इसमें 2, 3, 4 इनको हम कहते हैं सर्टेन डिजिट, बट जो लास्ट का डिजिट होता है उसमें वेरिएशन पॉसिबल हो सकता है, यहाँ 0 हो सकता है यहाँ 2 हो, या हो सकता है यहाँ 1.5 हो। तो लास्ट का जो डिजिट है उसमें वेरिएशन पॉसिबल होता है, वो अनसर्टेन डिजिट होता है। तो एक्यूरेट जो डिजिट होते हैं, रिलायबल डिजिट्स प्लस लास्ट अनसर्टेन डिजिट, इन सबको मिलकर बनता है सिग्निफिकेंट डिजिट्स, सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है, तो सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में आप चाहे तो हम एक डेफिनेशन लिख सकते हैं, है ना। बताइए, लिखें क्या? यस सर। सिग्निफिकेंट फिगर की डेफिनेशन लिख सकते हैं, तो लिखिए। सिग्निफिकेंट डिजिट्स, सिग्निफिकेंट फिगर्स, डिजिट्स या फिगर्स। डेफिनेशन लिखकर फटाफट हम रूल्स को कुछ एग्जांपल से बात करके फिर हम क्वेश्चन आंसर पर आने वाले हैं। मे भी आपके पास टेक्स्ट बुक होगी और मैं आपको स्क्रीन शेयर से भी क्वेश्चन सेंड कर दूंगा। सिग्निफिकेंट डिजिट्स क्या होते हैं, तो बात को समझें। यस, लिख लें, स्टार्ट करें। यस सर। Yes, sir. लिखिए significant digits are those digits, significant digits are those digits which represent value of a physical quantity, which represent value of physical quantity, which represent value of physical quantity. एक्यूरेटली या ट्रूली लिख सकते हैं, वैल्यू ऑफ फिजिकल क्वांटिटी ट्रूली, लास्ट में ट्रूली वर्ड लिख दो, which represents value of physical quantity truly, yes, accurately या फिर truly। लिख दिया ना? यस सर। ट्रूली या एक्यूरेटली। अब सुनिए, आपको जस्ट बताया, जैसे कोई फिजिकल क्वांटिटी के लिए हम सिंबल ले लेते हैं क्यू। कोई फिजिकल क्वांटिटी है लाइक 27.832, बहुत फाइन मेजरमेंट होता है तब आता है। तो ये कोई फिजिकल क्वांटिटी है और ये उसकी वैल्यू है, और यहाँ पर इसकी कुछ यूनिट होगी, यूनिट कुछ भी हो सकती है, फिजिकल क्वांटिटी पर डिपेंड करेगा यूनिट क्या होगी। तो ये है न्यूमेरिकल वैल्यू। अब न्यूमेरिकल वैल्यू को ही वैल्यू कहते हैं। इसमें 2, ठीक है, रिलायबल डिजिट है, 7 रिलायबल डिजिट है, 8 रिलायबल डिजिट है, 3 भी रिलायबल डिजिट है, बट जो लास्ट डिजिट होता है ना, वो अनसर्टेन होता है, वो अनसर्टेन होता है। वर्ड सुन रहे हैं, रिलायबल, अनसर्टेन। तो हर रिलायबल डिजिट प्लस 1 अनसर्टेन डिजिट। कितने रिलायबल डिजिट हैं जिन पर राइट लगा हुआ? 4 रिलायबल डिजिट्स आर देयर, 1 अनसर्टेन डिजिट आर देयर। तो टोटल इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो गए? 5। ठीक है, तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को ट्रूली एक्यूरेटली रिप्रेजेंट करने के लिए क्या चाहिए होते हैं? रिलायबल डिजिट्स, ऑल रिलायबल डिजिट्स प्लस 1 अनसर्टेन डिजिट। ध्यान दें, सारे रिलायबल डिजिट तो चाहिए ही चाहिए, प्लस एक अनसर्टेन डिजिट भी चाहिए, सबसे लास्ट वाला, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को एक्यूरेटली या ट्रूली बताने के लिए, क्योंकि हमें नहीं पता उसमें कितनी अनसर्टेनिटी है, बट उसको ड्रॉप नहीं कर सकते। तो जैसे स्केल से आप, वही बात, स्केल से आप लेंथ का मेजरमेंट कर रहे हैं, तो 11, 2 ये तो है रिलायबल डिजिट आपके लिए, आपको पक्का पता लग गया। अब इसके लिए आप आइडिया लगा रहे हैं, आप बहुत ध्यान से देख रहे हैं कि 2 और 3 के बीच में लेंथ कितनी जा रही है ना। तो 2 के ज्यादा नियर है तो आपने 3 लिख दिया। अगर 3 के ज्यादा नियर होता, समझ रहे हैं ना 2 और 3 में क्या कह रहा हूँ, जैसे ये 11 है और ये 12 है ना, तो बीचों बीच क्या होगा? 11.5।
यस गाइस, दिख रहा है क्या कुछ स्केल का? वो Yes, पोर्शन मैंने sir. जूम कर दिया जिसमें 11 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर, तो यहाँ होगा 11.1, 11.2, 11.3, 11.5, 11. ठीक है, तो 11.1 2 3 4 5. तो आपकी जो लेंथ आ रही है वायर की वो कहाँ आ रही है? वो यहाँ पर आ रही है। तो आप देख रहे हैं कि 11.2 तो पक्का है, तो समझ गए ना, 11 रिलायबल है, ये 2 भी रिलायबल है, बस इस 3 में थोड़ी एक्यूरेसी नहीं है, ये अनसर्टेन है। तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को ट्रूली एक्यूरेटली रिप्रेजेंट करने के लिए सभी रिलायबल डिजिट्स की नीड होती है, प्लस एक अनसर्टेन डिजिट की भी नीड होती है। तो समझ गए सिग्निफिकेंट डिजिट्स, वो सभी डिजिट्स जिसमें सारे रिलायबल डिजिट हो प्लस एक अनसर्टेन डिजिट भी हो। अब कुछ रूल्स हैं, वो रूल्स मैं आपको एक बार स्क्रीन शेयर करके दिखाता हूँ, फिर एक एक की बात करते हैं, है ना। मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में भी सेंड कर दूंगा, पहले हम देखेंगे बहुत इजी से कुछ पॉइंट्स। तो आप मुझे बताना देखिए क्या। यस, ये तो आपका क्वेश्चन पेपर हो रहा है। यस गाइस, कुछ दिखा रूल्स? बताइए। The rules for Yes, sir. determining, है ना, heading ऊपर लिखा है, the Yes, rules sir. for determining the numbers of significant figures, ठीक है, significant figures are. फर्स्ट रूल लिखा हुआ है all non-zero digits are significant। देखिए केमिस्ट्री में था क्या? देखो होगा जरूर। Yes, sir. रूल नंबर 1, अगर डेसिमल वाला नंबर नहीं है, जीरो भी नहीं है उसमें, तो सारे नॉन जीरो डिजिट्स सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं या सिग्निफिकेंट डिजिट्स होते हैं। एग्जांपल लिखा हुआ है x इक्वल टू 1 2 3 4, ठीक है, 1234 में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? 4। सेकंड रूल देखो, ऑल दी जीरोस, दिख तो रहा है ना आपको? Yes, sir. मैं आपके लिए कुछ और कर सकता हूँ, अभी दिख रहा होगा, हो गया जूम। Second Yes, rule, sir. all the zeros between two non-zero digits are significant, no matter where the decimal point is at all. तो दो एग्जाम्पल हैं इसके लिए। अगर जीरोस हैं, हमारे किसी नंबर में जीरोस हैं, बट वो जीरोस कहाँ हैं? दो नॉन जीरो डिजिट के बीच में है। तो जीरोस हैं बट वो कहाँ पर है? किन्हीं भी दो नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में है, तो उनको भी सिग्निफिकेंट डिजिट्स में काउंट किया जाता है। फॉर एग्जांपल 1007 में दो जीरोस दिख रहे हैं आपको 1 और 7 के बीच में, तो अगर 1 7 की बात करें तो 1 नॉन जीरो है, 7 नॉन जीरो है, ठीक है। इन दोनों के बीच में कितने भी जीरो हो वो सब सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट होते हैं। तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो गए? 4। हाँ, ऊपर वाला एग्जांपल में तो डेसिमल नहीं है, बट नीचे है x इक्वल टू 10.07 also contains 4 significant figures। तो एग्जांपल से बात ज्यादा समझ में आती है। ओके, थर्ड रूल देखिए। यस गाइस, थर्ड रूल, इफ द नंबर इज लेस देन 1, नंबर लेस देन 1 हो तो समझ गए 0 पॉइंट कुछ ऐसा नंबर होगा। 0 पॉइंट लेस देन 1 मतलब 0.1 से स्टार्ट होगा, 0 पॉइंट से स्टार्ट होगा। अगर कोई नंबर 0 से छोटा है तो इसको ध्यान से देखना, तो डेसिमल के राइट साइड में और फर्स्ट नॉन जीरो के लेफ्ट साइड में जो जीरोस होते हैं वो सिग्निफिकेंट जीरोस नहीं होते। तो एग्जांपल आपके सामने है 0.005704, तो इसमें दो रूल्स काम कर रहे हैं। देखो पहला रूल मैं बता देता हूँ, 7 4 के बीच में जीरो दिख रहा है सभी को? 7 4 के बीच में जीरो दिख रहा है? Yes, sir. Yes, sir. तो रूल नंबर 2 काम करेगा यहाँ पर। रूल नंबर 2 कि 7 और 4 नॉन जीरो हैं और इसके बीच में जो जीरो है वो सिग्निफिकेंट होगा, है ना। अब रूल थर्ड के अकॉर्डिंग क्या है? डेसिमल के राइट साइड में 2 जीरो है और 5 जो है उसके लेफ्ट साइड में ये 2 जीरो है, तो 5 को हम कहते हैं फर्स्ट नॉन जीरो। तो डेसिमल और फर्स्ट नॉन जीरो के बीच में कितने भी जीरो हो वो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होते। तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हुए? 4, 5 7 0 04. तो केमिस्ट्री में भी यही होने चाहिए। एग्जाम्पल तो हम कुछ भी बना सकते हैं ना, रूल्स वही होते हैं। बताइए थे क्या कुछ आपने लर्न किए हो दिमाग में? Yes, sir. चलिए Yes, sir. देखिए, फोर्थ रूल देखिए ना,
और उनको आराम से पढ़ना आप, मैं आपको सेंड भी करूँगा, कोई प्रॉब्लम होगा आप पूछ भी सकते हैं, बहुत ही ऑर्डिनरी सी बात है। फोर्थ रूल देखिए, इन अ नंबर विदाउट अ डेसिमल पॉइंट दी टर्मिनल और क्या लिखा हुआ है ट्रेलिंग जीरोस आर नॉट सिग्निफिकेंट। मतलब जो टर्मिनल मतलब सबसे लास्ट वाले जो जीरोस होते हैं, समझ रहे हैं, सबसे लास्ट वाले ट्रेलिंग या टर्मिनल जीरोस आर नॉट सिग्निफिकेंट। एग्जांपल से बात ज्यादा समझ में आती है। 3210 हैज 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स, ठीक है, तो लास्ट जो जीरो है बताइए उसको, वो पैक हो रहा है क्या? वो पैक नहीं हो रहा है। इंपॉर्टेंट बात देखो, वो पैक नहीं हो रहा। पैक नहीं हो रहा मतलब लास्ट में पहले 1 है, जीरो के पहले 1 है। अगर इस जीरो के बाद में अगर कोई नॉन जीरो डिजिट होता तो फिर ये जीरो भी क्या हो जाता? सिग्निफिकेंट। बट ये जीरो पैक नहीं हो रहा, ये फ्री है, सबसे लास्ट में है, इसलिए 3 2 1 बस ये 3 ही सिग्निफिकेंट डिजिट्स इसमें है। 3 2 1 बस, जीरो पैक नहीं हो रहा इसलिए, ठीक है। फोर्थ ओवर फिफ्थ रूल देखिए, दी ट्रेलिंग जीरोस इन अ नंबर विद अ डेसिमल पॉइंट आर सिग्निफिकेंट। तो ध्यान दें, रूल नंबर 5 में विदाउट डेसिमल की बात थी, ध्यान रखना, विदाउट डेसिमल। अगर नंबर विदाउट डेसिमल वाला है तो सबसे लास्ट वाले जो जीरोस होते हैं उनको कभी सिग्निफिकेंट डिजिट्स में काउंट नहीं करते। बट अगर नंबर में डेसिमल है, फिफ्थ रूल देखिए, तो लास्ट नॉन जीरो के बाद मतलब 5 के बाद लास्ट नॉन जीरो के बाद कितने भी जीरो हो वो सब सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट होते हैं। तो अब रूल नंबर 5 के अकॉर्डिंग 3.500 में कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे? 4 सिग्निफिकेंट फिगर। ये तो अभी मैं रैपिडली बता रहा हूँ आपको। तो फर्स्ट रूल क्या था? हाँ तो आप देख ही लो, all the non-zero digits are significant. True. Second rule, all the zeros between two non-zero digits are significant. देखो याद हो जाएगा, ठीक है, मैं तो कहूंगा सीक्वेंस से ही याद कर लेना। थर्ड रूल, if the number is less than 1, तो less than 1 मतलब 0 point something है ना, तो उसमें डेसिमल के राइट साइड में 2 जीरो हैं और 5 के लेफ्ट साइड में यही 2 जीरो हैं। तो डेसिमल पॉइंट और फर्स्ट नॉन जीरो मतलब 5 के बीच में जितने भी जीरो हो वो सिग्निफिकेंट डिजिट्स नहीं होते। यस गाइस, अभी आवाज आई? सेकंड के लिए म्यूट हो गया था। Yes, sir. बच्चा कोई एडमिट करने के लिए बोल रहा था। ओके, फोर्थ रूल में हमने देखा कि अगर डेसिमल पॉइंट नहीं है, नंबर में डेसिमल पॉइंट नहीं है, तो लास्ट वाले जो जीरोस होते हैं है ना, जो पैक नहीं हो रहे, नॉन जीरो डिजिट से पैक नहीं हो रहे, तो लास्ट वाले जीरोस ड्रॉप कर दिए जाते हैं, उनको कभी काउंट नहीं करते सिग्निफिकेंट डिजिट्स। फिफ्थ रूल क्या रहा है? बिल्कुल फोर्थ का ऑपोजिट है। अगर नंबर में डेसिमल पॉइंट प्रेजेंट है तो लास्ट वाले जीरोस को सिग्निफिकेंट डिजिट्स में काउंट किया जाता है, ठीक है। सिक्स्थ रूल क्या कह रहा है? द नंबर, द मल्टीप्लायर और डिवाइड फैक्टर व्हिच आर नाइदर राउंडेड नंबर्स, ओके, नॉर नंबर्स representing measured value are okay exact, they have infinite number of significant digits as per condition। देखिए ये सिक्स रूल को मैं अपने तरीके से समझाता हूँ। कुछ फैक्टर्स होते हैं, मल्टीप्लायर्स होते हैं। जैसे आपको सर्कल का एरिया पता करना है, फॉर्मूला क्या लिखोगे बताइए? सर्कल का एरिया पता करना है, फॉर्मूला क्या लिखोगे बताइए? पाई आर स्क्वायर। Pi r square h. सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर ही तो होता है। हाँ भाई, सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर ही तो होता है। यस सर। पाई आर स्क्वायर, तो मैं इस पाई की बात कर रहा हूँ। ये है मल्टीप्लायर या फैक्टर। पाई की वैल्यू कोई जानता है क्या? जैसे 22/7 कुछ बोल देते हैं, 22/7. 7 कोई लोग बोल देते हैं और कुछ लोग कहते हैं 3.14, बट ये 3.14 पे एंड नहीं होता और भी है। तो ये जो मल्टीप्लायर है पाई है ना, पाई,
इसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स होते हैं, और भी मल्टीप्लायर हो सकते हैं, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, है ना। तो इसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स हो सकते हैं। इससे क्या एग्जांपल होगा, मैं स्क्रीन शेयर पर वापस आपको लेकर चलता हूँ, एंड होने वाला है टॉपिक, तो देखते हैं। यस गाइस, तो ये 6th रूल था। तो फैक्टर्स की बात कर रहे हैं, तो देखते हैं इसका एग्जांपल क्या है। तो देखिए इसका एग्जांपल आ रहा है, ऊपर दिख रहा है एग्जांपल, इन यस सर। Yes, sir. रेडियस। अगर रेडियस की बात करें तो आपको पता है डायमीटर का हाफ होता है। सरकमफेरेंस का फॉर्मूला देखो 2 पाई आर, देख लेना 2 पाई आर, इसमें 2 भी क्या है, मल्टीप्लायर है। 2 पाई आर में 2 मल्टीप्लायर है ऑब्वियसली। द फैक्टर 2 इज द एग्जैक्ट नंबर, इट कैन बी रिटन एज 2.0 का मतलब 2 ही होता है ना, बताइए। Yes, sir. Yes, sir. 2.0 का मतलब 2 ही होता है। अब दूसरा इन्होंने लिखा है 2.00, ये भी 2 ही होता है। 2.000, ये भी 2 ही होता है। तो आप डेसिमल के बाद जितनी मर्जी हो उतने जीरो लगा सकते हो 2 को लिखने के लिए। तो ये जो एग्जैक्ट नंबर्स होते हैं ना, फैक्टर्स जो होते हैं, उनमें आप डेसिमल के बाद कितने भी जीरो लगाकर कितने भी सिग्निफिकेंट फिगर्स बना सकते हो। तो ये रूल नंबर 6 थोड़ा सा स्पेशल है ना। अगर कोई प्योर फैक्टर है तो उसको लिखने के लिए आप जितने चाहो डेसिमल के बाद जीरो अप्लाई करके, है ना। कब, जब फैक्टर हो, हर किसी पर नहीं, जब कोई मल्टीप्लायर या फैक्टर हो इंडिविजुअल, तो इसमें इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स बोल देते हैं। रूल नंबर 7 सबसे इजी, सबसे इजी। इसमें एग्जांपल देखो 16.4 सेंटीमीटर, इसको लिख दिया 0.164 मीटर, और फिर इसको लिख दिया 0.000164 किलोमीटर। देख रहे हैं? Yes, sir. तो Yes, sir. एक ही लेंथ को डिफरेंट डिफरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट्स में लिखा जा रहा है। एक ही लेंथ है, उसको डिफरेंट डिफरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट्स में लिखा जा रहा है। तो अगर फिजिकल क्वांटिटी, है ना, कि यूनिट आपको दिख जाए, तो उसमें सेम सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं 333। जैसे आपको अगर मैं कह दूं 0.000164 में कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं, तो आप कहेंगे 6, बट आगे किलोमीटर लिखा हुआ है। Yes, sir. तो अगर फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट लिखी हुई है, तो उसमें जो आपको न्यूमेरिकल दिख रहे हैं ना, नॉन जीरो एलिमेंट्स, वही सिग्निफिकेंट डिजिट्स होंगे 333। तो 7th रूल आप देख लें, फर्स्ट 6 रूल्स जो थे उसमें किसी में यूनिट नहीं थी, 7th रूल में यूनिट है, यूनिट है, ठीक है, यूनिट है। तो इस तरह से 16.43, 0.1643, 0.000164 किलोमीटर, 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स। तो इस तरह से 6th और 7th आप थोड़ा सा वापस देखना, मैं सेंड करूंगा रूल्स, और आपको जरूर कुछ डाउट हो सकते हैं, हो सकता है नहीं हो सकता है हो, तो आप मुझसे पूछ लीजिए। चलिए अब मुझे बताइए, आप में से किसी के पास टेक्स्ट बुक है? मोस्ट ऑफ के पास है, किसी के पास नहीं हो तो बताइए, मैं क्वेश्चन सेंड करूं। और है ऐसा टेक्स्ट बुक है? Sir है। है सर। 2 बच्चों के पास, और किसके पास नहीं है? चलो नहीं है वाले बताओ। अभी अवेलेबल हो सकता है भाई, नहीं हो, बाहर कम आते जाते। सभी के पास है? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। नहीं बोल रहे, इसका मतलब जो जिनके पास नहीं है वो बोल ही नहीं रहे। तो चलिए कोई बात नहीं, आप टेक्स्ट बुक जिनके पास है ना, वो भी फिर उसको साइड में रख दो, बंद कर। हम स्क्रीन शेयर से एक एक क्वेश्चन फिर करते हैं, और क्या शेयर। चलो कोई बात नहीं। तो मैंने आपकी टेक्स्ट बुक की क्वेश्चंस कुछ रखे हुए हैं, देखिए जिनके पास है वो यही है। 2.1 फिल इन दी ब्लैंक्स। यस गाइस, पहुंच गए क्वेश्चन? सेकंड चैप्टर की एक्सरसाइज है आपकी टेक्स्ट बुक की। Yes, sir. दी ब्लैंक्स मे भी आप में से काफी लोगों ने घर पे इनको कर ही लिया होगा, ऑर्डिनरी सी बातें हैं कुछ, बट अब मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, सबको एक एक को मुझे बताना पड़ेगा। हो सकता है किसी को कुछ में प्रॉब्लम हो तो वो सब वॉश आउट होती जाए। तो फर्स्ट क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन है ना, A B C D। तो फर्स्ट
का फर्स्ट देखिए, 2.1 का ए देखिए, द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब ऑफ साइड 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू ब्लैंक, है ना, खाली जगह है, मीटर क्यूब। तो साइड क्या है, सेंटीमीटर में है, और आपसे आंसर किसमें पूछ रहे हैं, मीटर क्यूब में। तो हम सब एक बात जानते हैं, क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है, तो क्यूब का वॉल्यूम होता है V इक्वल टू एल क्यूब, कैपिटल V इक्वल टू एल क्यूब, वेयर एल इज व्हाट, साइड, ट्रू, Yes, sir. कैपिटल V इक्वल टू एल क्यूब, ये तो क्यूब के वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है, और एल क्या है, साइड। अब आपको इस क्वेश्चन में एल की वैल्यू गिवन है 1 सेंटीमीटर, तो मुझे बताओ 1 सेंटीमीटर इक्वल टू हाउ मेनी मीटर्स, 10 to the power minus 2. है ना। 1 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए आपको 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, कोई बात नहीं, हम आपको। और सेकंड क्वेश्चन क्या है वो भी देख लो, दो एक साथ करा दूंगा। द सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड सिलेंडर ऑफ रेडियस, ठीक है, एंड हाइट मिलीमीटर स्क्वायर, तो मुझे रेडियस बता देना और हाइट बता देना, और आंसर मिलीमीटर स्क्वायर में पता करेंगे, ठीक है। दो क्वेश्चन हम एक साथ करेंगे, आते हैं मार्कर बोर्ड पर। ओके गाइस, दिखा मार्कर बोर्ड। Yes, sir. आपको क्यूब की लेंथ, क्यूब की साइड बता दी 1 सेंटीमीटर, और आपसे वॉल्यूम पूछ रहे हैं, और वो भी किसमें, मीटर क्यूब में। किसमें, मीटर क्यूब में, ठीक है। तो अभी किसी ने बिल्कुल सही बताया था कि 1 सेंटीमीटर इक्वल टू होता है 10 टू द पावर माइनस 2 मीटर। सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड किया जाता है, 2 मीटर हो जाता है। अब 1/100 का मतलब क्या होता है, 10 टू द पावर माइनस 2 मीटर। अब वॉल्यूम का फॉर्मूला, क्यूब के वॉल्यूम का फॉर्मूला, साइड क्यूब, साइड क्या है, एल, वैल्यू पुट कर दो, v इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस 2 का होल क्यूब, तो v इक्वल टू क्या आएगा, 10 टू द पावर माइनस 6, 10 टू द पावर माइनस 6 मीटर क्यूब, मीटर है, मीटर क्यूब है, ट्रू। तो Yes, 1 sir. सेंटीमीटर को पहले मैंने मीटर में कन्वर्ट किया, फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दी, तो फर्स्ट आंसर आपका आ गया। तो ये था ए। अब एक साथ ही कर लेते हैं बी। बी में आपको आई थिंक सिलेंडर का वॉल्यूम पूछा है, तो सिलेंडर के वॉल्यूम के लिए मुझे रेडियस चाहिए होती है और हाइट चाहिए होती है। रेडियस कितनी थी, 2. Yes, sir. 2 point. Yes, sir. सर सरफेस एरिया पूछा है। सरफेस एरिया पूछ रहे थे। सर सरफेस एरिया पूछ रहे हैं। गाइस आवाज आ गई। Yes, sir. स्टूडेंट है उसके, एक स्टूडेंट है उसके वहाँ कुछ नेटवर्क इशू हो गया होगा, तो बार बार एडमिट करने के लिए बोल रहे थे, ठीक है, आई थिंक आ गए होंगे। तो मैं आपसे पूछ रहा था और आप आई थिंक बोल रहे होंगे, बट मुझे आवाज नहीं पहुंच रही थी। अभी बताइए, सिलेंडर की रेडियस और हाइट ठीक है, जल्दी बताइए। Yes, sir. Yes, sir. और आपसे वॉल्यूम पूछा है, सर वॉल्यूम, सरफेस एरिया Surface पूछा surface है। area. Surface area. अच्छा सरफेस एरिया पूछा, और वो भी किसमें, मिलीमीटर स्क्वायर में, आई स्क्वायर। थिंक यस सर, mm मिलीमीटर स्क्वायर में। तो बिल्कुल ठीक है, तो सेंटीमीटर को मिलीमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं, बताइए, ठीक है। Yes, sir. रेडियस 2 सेंटीमीटर मतलब 20 मिलीमीटर, हाइट 10 सेंटीमीटर मतलब 100 100. मिलीमीटर, है ना। तो जब आप रेडियस और हाइट को मिलीमीटर में कन्वर्ट करेंगे, तो सरफेस एरिया का टोटल सरफेस एरिया है या कर्व सरफेस एरिया है, इनके पास book है, सरफेस देखना एरिया ऑफ सॉलिड सिलेंडर कह रहा है सर। सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड सरफेस सिलेंडर। एरिया ऑफ सॉलिड सिलेंडर, तो इसमें दो चीजें होती है, क्या होती है, एक तो कर्व सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर एच, कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर एच, और एक होता है 2 पाई आर स्क्वायर, है ना। दो सर्कुलर एंड्स भी तो होते हैं, तो सर्कुलर एंड्स में एक का एरिया पाई आर स्क्वायर, दूसरे का भी पाई आर स्क्वायर, तो ये तो है सर्कुलर एंड्स का एरिया, और कर्व सरफेस का एरिया होता है 2 पाई आर एच। तो इन दोनों का सम कर लेंगे, कुछ लोग इसको कॉमन लेकर लिखते हैं, 2 पाई आर कॉमन ले लेते हैं, तो अंदर होता है एच प्लस आर, ये भी ठीक है तो क्या, आर पाई प्लस का एच क्या या ले एच प्लस। 3.1 ले, पाई की 22 से वैल्यू, ले। पाई की वैल्यू, पाई की वैल्यू 3.14 इन जनरल हम लेते हैं 3.14, ठीक है। तो अब हम वैल्यू पुट करते हैं, 2 इंटू 3.14, आर कितना है, तो आर है 20,
mm में लिखना पड़ेगा है ना, ताकि मिलीमीटर स्क्वायर में आंसर आए। h प्लस r तो 100 प्लस 20 120 लिख देते हैं अंदर, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको सॉल्व करेंगे आपका आंसर आ जाएगा। तो डेसिमल हटा दे तो 2 zeros रिमूव हो जाएंगे। s क्या हो जाएगा 628 into 24, इनको प्रोडक्ट कर दें 628 into 24 Sir, 15072. 15072 15072 यही बोल रहे थे ना? Yes, sir. ठीक है, तो प्रोडक्ट करना है लास्ट में। तो मेन काम क्या था, सेंटीमीटर को अब मीटर मिलीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ा, सेंटीमीटर को मिलीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ा। और अगर टोटल सरफेस एरिया पूछा है इन्होंने तो हमने टोटल सरफेस एरिया लिख दिया, कर्व सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ सर्कुलर एंड्स। ठीक है, तो मैच करेगा आंसर, बिल्कुल करेगा। फटाफट स्क्रीन, यस गाइस डन, ऑर्डिनरी सी बात है। Yes, sir. थोड़ा फास्ट करते हैं, और टाइम कितना है हमारे पास, 10 मिनट्स और पड़ेंगे। चलिए, तो और कौन से क्वेश्चन है अभी देखते हैं। ओके, तो अब है ये, देखिए अभी ठीक है, बताइए आया क्या स्क्रीन? अच्छा, क्वेश्चन सही है, ठीक है। सी डी दोनों ही देख लेते हैं। सी क्या है, अ व्हीकल मूविंग विद अ स्पीड ऑफ 18 किलोमीटर पर आवर कवर्स ब्लैंक मीटर इन 1 सेकेंड। देखिए स्पीड बता दी 80 किलोमीटर पर आवर, टाइम बता दिया 1 सेकेंड, डिस्टेंस पूछ रहे हैं आपसे कवर्स, और वो भी मीटर में, समझ गए? तो स्पीड किलोमीटर पर आवर में है, इसको हम मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर सकते हैं क्या? किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर सकते हैं क्या? याद आया कुछ? Yes, sir. Yes, sir. क्या याद आया? Sir, 18 किलोमीटर पर आवर को Sir, मीटर पर 5/18 से सेकंड में multiply कन्वर्ट कर- करने के लिए ना सर, क्या कह रहे हो? इंटू 5/18 कर सकते हैं ना सर? इंटू 5/18 ही करना है ना? इंटू 5/18 ही करना है। तो इसका मतलब 5 मीटर पर सेकेंड, स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी। किमी पर आवर में तो 18 है और मीटर पर सेकेंड में हो जाएगी 5। तो इसका मतलब 1 सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर करेगा? 5 मीटर। 5 में। तो सिंपल, 5 मीटर पर सेकेंड अगर स्पीड है तो 1 सेकेंड में कितना ट्रेवल करेगा? 5 मीटर। ओके, डी देख लेते हैं, लगे हाथ। डी, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ लेड इज 11.3। ठीक है, ये डेंसिटी इज, चलिए ये मुझे बताना पड़ेगा आपको। 11.3 ध्यान रखना है, और आंसर किस में पता करना है? ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में भी और केजी पर मीटर क्यूब में। ठीक है, इसको मुझे आपको बताना पड़ेगा रिलेटिव डेंसिटी। तो फटाफट लिख लीजिए इसमें गिवन डी जो है ना 2.1 का डी लिख लीजिए। गिवन रो आर रिलेटिव डेंसिटी। तो रिलेटिव डेंसिटी होती है डेंसिटी ऑफ लेड अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। रिलेटिव डेंसिटी रो आर क्या होती है? डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस। अब लेड है ना, LEAD लेड, तो रो एल लिख दिया लेड के लिए। और डेंसिटी ऑफ वाटर, ये आपको एक इंफॉर्मेशन बता रहा हूँ, रिलेटिव डेंसिटी। जैसे आपसे पूछें वाटर की डेंसिटी कितनी है, आयरन की डेंसिटी कितनी है, वुड की डेंसिटी कितनी है, तो आप पाएंगे आयरन की डेंसिटी बहुत ज्यादा है, वुड की कम है, वाटर की इन बिटवीन कुछ है। तो हम जिस प्लेनेट पर रहते हैं उसमें सबसे ज्यादा वाटर दिखाई देता है सरफेस पर ना, कहते हैं ना 70% वाटर ही है। तो अर्थ पर कोई भी सब्सटेंस है तो उसकी रिलेटिव डेंसिटी किसके रेस्पेक्ट में मेजर की जाती है? वाटर की डेंसिटी के रेस्पेक्ट। डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर, ऑटोमेटिकली क्या हो जाती है? रिलेटिव डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस। और आपको रो आर कितना बताया?
11 पॉइंट, बता दीजिए मुझे, 3 था क्या? Yes, sir. सर 11.3। एक इंफॉर्मेशन मैं दे रहा हूँ, ये रिलेटिव डेंसिटी जो होती है ना, ये यूनिट लेस होती है, यूनिट लेस। रीजन, दो सेम फिजिकल क्वांटिटी का रेशियो यूनिट लेस ही होगा। तो ऊपर एक प्रॉपर डेंसिटी है, नीचे भी एक प्रॉपर डेंसिटी है, सेम फिजिकल क्वांटिटी का रेशियो यूनिट लेस होता है। तो रिलेटिव डेंसिटी की कोई यूनिट नहीं होती। पहली बार वर्ड आ रहा है रिलेटिव डेंसिटी, अगर रिलेटिव हटा दो डेंसिटी लिखो तो उसकी यूनिट होती है। अब वाटर की डेंसिटी दिमाग में फिट कर लो, 10⁻³ kg/m³। वाटर की डेंसिटी स्टैंडर्ड है 10⁻³ kg/m³। अब मुझे बताइए लेड की डेंसिटी कितनी होगी, रो एल, लेड की डेंसिटी कितनी होगी? वो होगी रिलेटिव डेंसिटी ऑफ लेड इनटू डेंसिटी ऑफ वाटर। ऊपर फॉर्मूला, ये नई इंफॉर्मेशन दी है मैंने आपको। रिलेटिव डेंसिटी हमेशा काम आएगी और वो यही होगी, रिलेटिव डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। तो यहाँ पर सब्सटेंस लेड कह रहे हैं तो मैंने सबस्क्रिप्ट में एल लिख दिया, है ना। यस गाइस, तो लेड की डेंसिटी पता लगी मुझे 11.3 इंटू 10⁻³ व्हाट kg/m³। आपको दो काम करने थे, kg/m³ में तो पता करना ही था, g/cm³ में भी पता करना था। सही बोल रहा हूँ क्या मैं? यस सर। g/cm³ में भी आपको डेंसिटी पता करनी है, kg/m³ में तो ये रहा आंसर। अब g/cm³ में कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो 1 kg में कितने ग्राम होते हैं? 1000। तो देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, 11.3 इंटू 10⁻³ इंटू 1000, है ना, बिकॉज 1 kg में कितने ग्राम होते हैं? 1000। अब बात आती है मीटर क्यूब, है ना। तो 1 मीटर इक्वल टू हाउ मेनी सेंटीमीटर्स? देखिए सही लिखा, 100। यस सर। अगर मैं दोनों तरफ क्यूब कर दूं, तो ये होगा 1 मीटर क्यूब। बताइए सही है? 1 का क्यूब 1 ही होता है। यस। और यहाँ कुछ गड़बड़ हो जाएगी। 100 को आप क्या लिखते हैं? 100 को हम लिखते हैं 10⁻², कोई दिक्कत ही नहीं है। 100 को हम लिखते हैं 10⁻²। अब इसका क्यूब है तो क्या हो जाएगा? 10⁻6, और यहाँ पर सेंटीमीटर क्यूब। इसका मतलब ये जो मीटर क्यूब है नीचे है, तो यहाँ क्या लिखना पड़ेगा? नीचे 10⁻6, और यहाँ क्या लिखा है मैंने? सेंटीमीटर क्यूब। तो जब केजी था तो मैंने लिखा 1000 और यहाँ ग्राम, और नीचे था मीटर क्यूब तो मैंने यहाँ लिखा 10⁻6 और यहाँ क्या लिखा? सेंटीमीटर क्यूब। तो इसको सॉल्व करोगे तो आपको आंसर मिलेगा। तो आंसर क्या मिलेगा देखते हैं, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं। तो मुझे मिल रहा है 11.3 g/cm³। 10⁻6 ऊपर भी आ रहा है, 10⁻6 नीचे भी है, पॉजिटिव में है। बताइए। Yes, sir. सर तो हमने लेड की डेंसिटी पता लगाई kg/m³ में। आपको ये पता लगाने के लिए एक नया फॉर्मूला बताया रिलेटिव डेंसिटी का, डेंसिटी ऑफ एनी सब्सटेंस एग्जिस्ट ऑन प्लेनेट अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। तो इस प्लेनेट पर कोई भी सब्सटेंस हो उसकी डेंसिटी अपॉन वाटर की डेंसिटी, ये होती है रिलेटिव डेंसिटी। एक नया फॉर्मूला बताया। इससे पहले आपको पता लगेगा रो एल, डेंसिटी ऑफ लेड। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, इन दोनों की वैल्यू हमें पता है। तो ये तो पता नहीं होती, ये तो समझ लो स्टैंडर्ड वैल्यू। जैसे पाई की वैल्यू आप लर्न करते हो ना 3.14, वैसे वाटर की डेंसिटी लर्न कर लेना 10⁻³ kg/m³। तो आपको लेड की डेंसिटी पता लगी। अब इसको यूज लेकर फिर हम g/cm³ में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो कल हम प्योरली न्यूमेरिकल से ही क्लास स्टार्ट करेंगे 2.2 से, है ना। जिनके पास बुक नहीं है बुक रख लेना, या मैं आपको क्वेश्चन सेंड कर दूंगा सर। ठीक है स्टूडेंट्स, Okay, sir. थैंक यू सर। Thank you so much, Thank you, sir. sir. थैंक यू सर। Thank you, sir. sir.